हे एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। दिस इज मैं अभिषेक साहू। गाइस, हम आज चैप्टर 13 न्यूक्लियाई को बस 15 मिनट में खत्म करने वाले हैं और मैं आपको बता दूं भाई, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो के अंदर खत्म करा दूंगा और आपको पता भी नहीं पड़ेगा। गाइस देखो, सबसे पहले तो हमें न्यूक्लियस की डेफिनेशन वगैरह पढ़ लेनी है कि भाई न्यूक्लियस ऐसा जो है, मैं कहूंगा ऐसा पार्ट है एटम का जहाँ पे सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज जो इकट्ठा होता है। न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होता है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये चार्ज प्लस जेड ही होता है। जेड जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। बट ये जो दो पॉइंट आप देख रहे हो, ये दोनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको भूलना नहीं है, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, साइज ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस की जो रेडियस है ये मास नंबर पर डिपेंड करती है और फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। ए जो है ये मास नंबर होता है, ये फॉर्मूला जो है बिल्कुल ध्यान से ध्यान रख लेना। दूसरी चीज, न्यूक्लियर डेंसिटी मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती, ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं कि न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, यानी किसी का मास नंबर, जैसे कि हाइड्रोजन, उसका मास नंबर 1 है, हीलियम का मास नंबर आप देखते हैं 4 है, इसके अलावा नाइट्रोजन का मास नंबर 14 है। तो आप देख रहे हैं सबके मास नंबर अलग अलग हैं, लेकिन सबकी न्यूक्लियर डेंसिटी जो है ये कैसी रहने वाली है, सेम। तो न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, ध्यान रखना। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। अच्छा, जैसे न्यूक्लियर डेंसिटी के लिए ये एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मैं आपको कहूंगा भाई इसको याद कर लो। न्यूक्लियर डेंसिटी फॉर्मूला टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। एक एक न्यूक्लियन का मास न्यूट्रॉन प्रोटॉन का m है, तो भाई टोटल इसके अंदर a न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं जो कि इसका मास नंबर है, तो टोटल मास न्यूक्लियस का हो गया ma। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये उसका वॉल्यूम हो गया क्योंकि न्यूक्लियस को स्फेरिकल माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम काटा पीटी करेंगे, या 3 ऊपर पहुंच गया तो ये बचा। अब कैपिटल आर की जगह अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया था आर नॉट ए की पावर 1/3, ये हमने बना दिया। यहाँ से हमने जो है कैंसिल वैंसिल किया सॉल्व करके, तो डेंसिटी का फॉर्मूला ये निकल के आ गया और ये न्यूक्लियर डेंसिटी के लिए फॉर्मूला हो गया। एग्जाम में पूछा जाता है न्यूक्लियर डेंसिटी, आपसे कह देगा प्रूव करो न्यूक्लियर डेंसिटी मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती है, इंडिपेंडेंट है। देखो इसके अंदर ए तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है, इसलिए मास नंबर पे भी डिपेंड नहीं कर रही। ठीक है, न्यूक्लियर डेंसिटी की वैल्यू होती है। ठीक, तो इसको आप याद रख सकते हैं, बाकी ये इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना मत। जैसे मान के चलो ये क्वेश्चन आपको मिल रहा है, पूछा गया क्वेश्चन है कि भाई दो न्यूक्लियस जिनका जो मास का रेशियो, मास नंबर का रेशियो है दैट इज 2:5, तो कह रहा है कि भाई इनकी न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो क्या होगा, तो बोला कुछ नहीं होगा, 1:1 होगा, क्योंकि न्यूक्लियर डेंसिटी मास नंबर पर डिपेंड ही नहीं करती। ठीक है, अब इसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें आपको बता रहा हूँ, इसको भूलना नहीं है, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। भाई न्यूक्लियर फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे कि न्यूक्लियर फोर्स पॉजिटिव अट्रैक्शन फोर्स होता है हमेशा, न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। चार्ज कैसा है, चार्ज इंडिपेंडेंट है, इसको आप नोट कर लेना। न्यूक्लियर फोर्सेस चार्ज इंडिपेंडेंट, मतलब अगर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्लस प्लस है तो भी न्यूक्लियस के अंदर अट्रैक्ट करेगा, प्लस माइनस है तो भी अट्रैक्ट करेगा, और प्लस और न्यूट्रल है तब भी अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, जैसे कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन करते हैं। ठीक है, ठीक, याद रखो। तो ये चार्ज इंडिपेंडेंट भी है, शॉर्ट रेंज फोर्स है, 4 फर्मी तक ये फोर्स अट्रैक्टिव होता है, उसके बाद ये जो अट्रैक्शन फोर्स जो है इसका नेग्लिजिबल हो जाता है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल फोर्स है। सैचुरेशन प्रॉपर्टी, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखो। न्यूक्लियर फोर्स जो है सैचुरेशन प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। सैचुरेशन प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि जैसे ये न्यूक्लियस है तो ये भी अपने आसपास वाले न्यूक्लियस पे फोर्स लगाएगी, इसको बहुत दूर वाले से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो सैचुरेशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि ये न्यूक्लियन यानी कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो है बस ये नेबरिंग यानी अपने पड़ोसी पार्टिकल पे ही फोर्स लगाते हैं, आसपास वाले पे नहीं लगाते। न्यूक्लियर फोर्स नॉन सेंट्रल फोर्स है, ध्यान रखिएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि ये शॉर्ट रेंज फोर्स है और सैचुरेशन प्रॉपर्टी फॉलो कर। सैचुरेशन का मतलब क्या, कि ये न्यूट्रॉन अपने आसपास वाले पे फोर्स लगाएगा, इसको इससे मतलब नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिए। न्यूक्लियन का मतलब होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। ठीक है ना। अब जैसे ये जो हमने पॉइंट पढ़े, इन पर बेस्ड जो है काफी इंपॉर्टेंट मैं देखो, मैं इस वीडियो के अंदर आपको करा ही रहा हूं बस मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो दैट आपको पेपर में देखने को मिल जाए। भाई ये ग्राफ है जिसमें हम फोर्स वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बना रहे हैं। डिस्टेंस किसकी, दो न्यूक्लियन के बीच की डिस्टेंस कितनी है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जब डिस्टेंस 4 फर्मी के बराबर होती है तो आप देख रहे हो कि न्यूक्लियस फोर्स जो है एकदम जीरो सा हो गया है ना। फिर जब डिस्टेंस 4 फर्मी से घट रही है तो आप देख रहे हो फोर्स जो है बढ़ रहा है। ये नीचे की साइड कौन सा फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स। अब फोर्स जो है मैक्सिमम कब हो गया, नीचे अट्रैक्शन फोर्स दिखाया जाता है। ठीक है, और ऊपर दिखाया जाता है रिपल्सिव फोर्स। तो आप देख रहे हो अट्रैक्शन फोर्स कब जो है मैक्सिमम है, तो 0.8 फर्मी पर अट्रैक्शन मैक्सिमम है। ठीक है, ध्यान रखो 0.8 फर्मी पर अट्रैक्शन मैक्सिमम है। जब डिस्टेंस 0.8 फर्मी से घट रही है, ये देखो हम 0.8 फर्मी डिस्टेंस घटा रहे हैं, तो फोर्स जो है अब ये देखो अट्रैक्शन घट रही है और जीरो हो रही है, अट्रैक्शन घट रही है जीरो हो रही है। 0.4 फर्मी पे एकदम ही जीरो हो गई, और 0.4 फर्मी से ज्यादा डिस्टेंस आप घटाते हो तो ये फोर्स रिपल्सिव में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो आप ये जो 3 पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट को भूलना मत। ठीक है, ये डिस्टेंस फर्मी में, फर्मी समझते हो 10⁻⁻15 मीटर में। ठीक है, चलिए
देखो तो जब डिस्टेंस 0.8 फर्मी के बराबर है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है और अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम होता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। जब डिस्टेंस 0.4 फर्मी छोटी हो जाती है तो जो फोर्स है रिपल्सिव में कन्वर्ट हो जाता है। जब डिस्टेंस 4 फर्मी के बराबर होती है, 4 फर्मी ये वाला पॉइंट, तो अट्रैक्शन फोर्स जो है न्यूक्लियर फोर्स एकदम नेग्लेजिबल हो जाते हैं। ठीक है, अट्रैक्शन जहां होता है वहां नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी और रिपल्सन जहां होता है वहां पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बार बार बोल रहा हूं, उसको स्किप मत करना। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में, इसमें देखो इसी ग्राफ से क्वेश्चन बना, तो बोला 4 फर्मी पे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। अब देखो न्यूक्लियर रेडियस का फॉर्मूला आपने देखा, R इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3 होता है। अच्छा, कभी जरूरत पड़ जाए तो आर नॉट की वैल्यू होती है 1.2 फर्मी। ठीक है, ध्यान दो जरा, 1.2 फर्मी आर नॉट की वैल्यू, इसको नोट कर लो। कभी आपसे पूछे कि न्यूक्लियर रेडियस बताओ, Fe 125 भी कितनी होगी अगर एल्यूमिनियम की 3.6 फर्मी है, तो हमने देखो पहले वाले के लिए क्या लिखा, पहले वाले के लिए हमने लिखा कि भाई A1 पहले वाले के लिए 125 मास नंबर है तो उसकी रेडियस आपको निकालना, दूसरे वाले की 27 है तो इसकी रेडियस जो है आपको दी गई है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, बस दोनों का रेशो निकाल लेंगे। तो रेशो में R1 का फॉर्मूला, R2 का फॉर्मूला, R1 में बस A1 आएगा, R2 में बस A2 आएगा। ठीक है, तो अब R0 कट गया तो भाई ये बच रहा है, इसको हमने 1/3 पावर का मतलब होता है क्यूब रूट, A1 की A2 की वैल्यू सॉल्व पुट करके सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। नाउ एटॉमिक मास यूनिट में आपको क्या याद रखना है कि 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है भाई, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम का मास जो है मेजर करने की सबसे छोटी यूनिट है। ठीक है, नाउ तो 1 AMU की वैल्यू 1.66 10⁻27 kg होती है। ठीक है, अब ये वैल्यू याद रखना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कितना होता है। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट में जो U लिखा है दैट इज AMU, इसको UMU भी लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का मास 0.005 AMU, इसका प्रोटॉन का 1.0072 और न्यूट्रॉन का इतना। अच्छा, एक चीज याद रख लो, कभी भी आप 1 AMU को कन्वर्ट करते हो एनर्जी में तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है। ठीक है, नोट कर लो इसको, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका कि 1 AMU को अगर आप एनर्जी में कन्वर्ट करोगे तो इतनी एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। अब हम आ जाते हैं इस चैप्टर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं मास डिफेक्टेड बाइंडिंग एनर्जी। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से एक क्वेश्चन जो है जरूर आ सकता है। देखिए जरा, मास डिफेक्ट क्या होता है, एक्चुअल में प्रोटॉन का मास जोड़ दो, न्यूट्रॉन का मास जोड़ दो और उसमें से टोटल न्यूक्लियस का मास घटा दो, इसी को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट, है ना। तो Z यानी प्रोटॉन कितने हैं, MP यानी प्रोटॉन का मास, तो प्रोटॉन का टोटल मास प्लस न्यूट्रॉन का टोटल मास, न्यूट्रॉन मतलब कितने न्यूट्रॉन है उसको कैलकुलेट करते हैं A-Z करके, माइनस टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस, इसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट का कारण क्या है, तो बोला बाइंडिंग एनर्जी, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी जैसे कोई भी न्यूक्लियस है, अब इस न्यूक्लियस को बिल्कुल अलग अलग करने के लिए इसके न्यूट्रॉन प्रोटॉन को, है ना, जो एनर्जी लगेगी उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट न्यूक्लियॉन्स इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी फॉर्मूला वैसे मास डिफेक्ट इनटू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर होता है, बट आपको तो एक काम करना है कि जो भी डेल्टा एम की वैल्यू AMU में आ जाए या तो उसको हटा के AMU हटा के 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख देना। ठीक है, आपका काम हो जाएगा, ज़्यादा जो है दिमाग में आपको परेशानी नहीं करनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। तो मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने को कहा गया है। ठीक है, मैं आपको ये क्वेश्चन बताता हूँ, 2025 में भी कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, सेम कॉन्सेप्ट। ये जो मास डिफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट है ना, इस पे न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई साहब, जितना इसके बारे में बोला जाए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट उतना कम होगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नहीं, पूरा का पूरा टॉपिक। देखिए जरा, तो सबसे पहले आप बस इतनी बात याद रखो, नीचे जो लिखा है दैट इज Z और ऊपर जो लिखा है दैट इज A। ऊपर जो लिखा है ये A है मास नंबर और नीचे लिखा है वो Z है एटॉमिक नंबर। ठीक है, नाउ तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये 20 कैल्शियम 40 में हमें मास डिफेक्ट निकालना है। ठीक है, इसके अंदर आपको कैल्शियम की न्यूक्लियस का मास आपको गिवन होगा। ठीक, तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, बोला मास डिफेक्ट, तो फॉर्मूला होता है Z इंटू MP, A-Z इंटू MN और जो है कैपिटल MN। ठीक है, नाउ अब ध्यान से देखो, Z इंटू MP, Z की वैल्यू और प्रोटॉन का मास प्लस A-Z, A में से Z 40 में 20 घटाएंगे तो 20 बचेगा, तो A-Z इंटू न्यूट्रॉन का मास। ठीक है, माइनस पूरी न्यूक्लियस का मास जो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा वो लिखना है। बस आपने इसको सॉल्व किया, ये AMU में चल रहा है और जैसे आपने इसको सॉल्व किया ये आ गया आपका मास डिफेक्ट AMU के अंदर। अब आप क्या करेंगे कि जैसे आप AMU को 931 AMU हटा के 931.5 लिखेंगे, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गया और ये मास डिफेक्ट की जगह इसको बाइंडिंग एनर्जी लिखा जाए। क्यों, क्योंकि जैसे हमने मास डिफेक्ट को बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट करना था तो AMU को हटा के 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी आ गई बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, ये टोटल बाइंडिंग एनर्जी है। अब मुझे निकालना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, यानी कि पूरे के पूरे कैल्शियम में से अगर एक न्यूट्रॉन को बाहर निकालना है या एक प्रोटॉन को बाहर निकालना है तो फिर कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो भाई टोटल मास नंबर का डिवाइड कर दो, जो वैल्यू निकल के आएगी दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, अब देखिए जरा,
अब ये क्वेश्चन जो है 2025 में पूछा गया है, इसको ध्यान देना कि 2025 में देखो क्या लिखा है, कैलकुलेट द मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी इन फॉर्मेशन ऑफ ड्यूट्रॉन। ठीक है, तो ड्यूट्रॉन का जो मास नंबर, ड्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है, 1h2। 1h2 ड्यूट्रॉन के अंदर क्या होता है, ड्यूट्रॉन क्या होता है, जिसके अंदर एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन हो, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले फॉर्मूला मास डिफेक्ट का Z इंटू एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन, एम एन मतलब मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस। तो Z की वैल्यू क्या है इसमें, Z की वैल्यू है 1 और ए की वैल्यू क्या है, बोला 2। तो आप देखो 1 इंटू प्रोटॉन का मास दिया होगा, नहीं तो याद रखना, ठीक है, प्लस ए माइनस जेड, 2 में से 1 घटाएंगे तो ए माइनस जेड मिल जाएगा, इंटू न्यूट्रॉन का मास इंटू टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस। ये आ गया मास डिफेक्ट किसके अंदर, ये आ गया मास डिफेक्ट एएमयू में। ठीक है, एएमयू में आ गया। अब जैसे ही मैं 1 एएमयू की जगह पे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखूंगा, ये मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आ गई टोटल बाइंडिंग एनर्जी। अब टोटल बाइंडिंग एनर्जी को अगर मैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना चाहता हूं, तो मैं टोटल मास का डिवाइड कर दूंगा मास नंबर का। ठीक है, तो ये आपका 1.07, तो ये ड्यूट्रॉन का जो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब ये जो आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व। बाइंडिंग एनर्जी कर्व जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर के लिए ग्राफ बनाया जाता है। ठीक है, अब आप इसमें जरा ध्यान से देखो कि इस कर्व को पहले तो आप पूरा जो है प्रैक्टिस कर लेना, जितने एलिमेंट के नाम आपको याद हो सके, जैसे कि 1 2 3 4 5, जितने एलिमेंट के नाम आपको याद हो सके उतना याद रख लेना। अदरवाइज 1 2 3, ठीक है, इनको याद रख लेना, आपका काम हो जाएगा। ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व हमें ये बताता है कौन सा न्यूक्लियस कितना स्टेबल है। जैसे कि आयरन का, आयरन के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है ये मैक्सिमम होती है, कितनी होती है, 8.76 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। इसका मतलब होता है कि भाई बाइंडिंग एनर्जी जो है आयरन की सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब ये होता है कि आयरन मोस्ट स्टेबल है, यानी इसके एक न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस से तोड़ने के लिए या एक प्रोटॉन को न्यूक्लियस से तोड़ने के लिए मैक्सिमम एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, है ना, सबसे देर में टूटेगा। अब देखो ये 1h2 ड्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी सबसे कम है, 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। अभी हमने 1.07 निकाली है, तो ये लीस्ट स्टेबल है, सबसे जल्दी टूट जाएगा ये। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखो कि एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है। ठीक है, और 30 से लेकर 140 जिनका मास नंबर है वो ज़्यादा स्टेबल ही कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि उनका मास नंबर 8 के एबव जाता है। ठीक है, 8 के एबव जाता है। ठीक है, फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ से वोल्फ्राम एंड टंगस्टन से मास नंबर आप देख रहे हो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू जो है ये घटने लग रही है। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी खतरे में, जल्दी टूट जाएगा। ठीक है, तो याद रखना बाइंडिंग एनर्जी कर्व से जो है काफी सारे ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी मैंने आपको समझाए वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये 2He4 12 ऐसी, ये 6, ठीक है, और ऑक्सीजन 18, ये इनमें आप देख रहे हो ये पीक देखने को मिल रही है। इन पीक का मतलब होता है कि ये ज्यादा स्टेबल है अपने आसपास वाले न्यूक्लियस से। अब इन पे ना ऐसे एमसीक्यू में क्वेश्चन दे देंगे, भाई ये बताओ जरा इनमें इस ग्राफ में पीक देखने को मिल रही है, इसका अर्थ क्या है बताइए जरा, एक नंबर में लिखने को आ जाएगा। तो जो बातें मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी वो बातें जो है यहाँ पर पॉइंट्स में लिखी है, पढ़ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मतलब ये इस कर्व से कि बताओ जरा कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर है कौन सा कर्व सही है। तो ये ग्राफ जो है आप देख रहे हो, इस ग्राफ में 56 यानी आयरन का मैक्सिमम जो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बताई गई है, यानी कि ये ग्राफ सही है ना। तो एक आपको बेसिक पैटर्न पूछ लिया गया कि भाई कौन सा बेसिक पैटर्न है, तो इसमें ये बताया जा रहा है कि 56 तक जो है मास नंबर जो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ती है, उसके बाद घटने लग जाती है। ठीक है, तो ये 2025 में पूछा गया। आ जाते हैं भाई न्यूक्लियर रिएक्शन हम पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियर रिएक्शन दो टाइप की होती है, एक होती है न्यूक्लियर फिजन और एक होती है न्यूक्लियर फ्यूजन। फिजन में क्या होता है, देखो दोनों ही रिएक्शन का काम होता है कि ये स्टेबिलिटी की ओर जो है स्टेबिलिटी अचीव करना चाहती हैं, दोनों रिएक्शन स्टेबिलिटी अचीव करना चाहती हैं। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन के अंदर एक हैवी न्यूक्लियस जैसे कि यूरेनियम 235 की न्यूक्लियस को पे एक न्यूट्रॉन जो है बॉम्बार्ड कराया जाता है, फिर ये दो हल्के हल्के लाइटर न्यूक्लियाई में टूट जाती है और इस प्रोसेस में खूब सारी एनर्जी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है ये हीट के फॉर्म में होती है और इसी एनर्जी को हम क्यू वैल्यू कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्यू वैल्यू। अब क्यू वैल्यू यानी कि जो एनर्जी अगर ये पॉजिटिव है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। भाई क्लास 11 जो है केमिस्ट्री से, इसको कंफ्यूज मत करना, जो लिखा है वो सही लिखा है, पॉजिटिव है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और नेगेटिव अगर क्यू वैल्यू की वैल्यू आई यानी एनर्जी की तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। जबकि न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, दो लाइटर न्यूक्लियस जोड़ करके एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी मैं आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, क्यू वैल्यू कैसे कैलकुलेट करने हैं वो बता देता हूँ। देखो जरा, सबसे पहले आप यहाँ पर देखो न्यूक्लियर रिएक्शन में पूछा जाएगा कि भाई एनर्जी का सोर्स क्या है, तो एनर्जी का सोर्स बोलना मास डिफेक्ट बिटवीन, बताओ जरा इस प्रोसेस में एनर्जी जो निकल रही है ये किसके कारण से निकल रही है, जो मास डिफेक्ट आ रहा है ना, उसके कारण से। ठीक, अच्छा तो देखिए जरा, सबसे पहले आप यहाँ पर देखो क्यू वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा। तो क्यू वैल्यू के दो फॉर्मूले होते हैं, अगर मास के फॉर्म में है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है,
एएमयू में आएगा उसको 931.5 का इंटू करके जो है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में है तो प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को घटाओगे। इसको नोट कर लो, अगर क्यू वैल्यू जो है आपको निकालनी है मास के फॉर्म में तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करोगे, और जो है बाइंडिंग एनर्जी फॉर्म में फॉर्मूला होगा तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करोगे। ठीक है, अच्छा ध्यान रखिएगा इसको। अब देखो पहले तो न्यूक्लियर रिएक्शन की ये जो एग्जांपल जो आपको सामने लिखा गया है, डेफिनेशन एंड एग्जांपल इसको याद रख लेना। यूरेनियम 235 में नाइट्रोजन हिट करा तो बेरियम एंड क्रिप्टॉन बनता है विद मास नंबर एटॉमिक नंबर, इसको याद करना। 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं उस प्रोसेस में, खूब सारी एनर्जी यानी कि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास एनर्जी मिलती है। ऐसा ही नहीं, ये वाली रिएक्शन भी पॉसिबल है, बट ये बहुत कॉमन रिएक्शन है ऊपर वाली, तो ऊपर वाली रिएक्शन तो याद करना ही करना है। न्यूक्लियर फ्यूजन में ये वाली रिएक्शन याद करना, इसके अंदर बताया गया है कि भाई 1H2 यानी 2 न्यूट्रॉन मिलकर के एक हीलियम का न्यूक्लियस बनाते हैं और एक न्यूट्रॉन भी इस प्रोसेस में मिलता है। ठीक है, और आप यहाँ पर देखिए कि इस प्रोसेस में 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है। एटलीस्ट ये वाली इक्वेशन को आपको याद करना है। ठीक है, अच्छा अब ये जो आपको सामने लिखा गया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई साहब न्यूक्लियर फ्यूजन की नेसेसरी कंडीशन क्या है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होना चाहिए जिससे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, और काइनेटिक एनर्जी होगी तो फिर क्या करेंगे, 2 न्यूक्लियस आपस में जाकर के आराम से टकरा सकते हैं, अदरवाइज रिपेल होकर के भाग जाएंगे। ठीक है, अच्छा न्यूक्लियर फ्यूजन में फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बढ़ाने के लिए यानी कि जल्दी जल्दी ये टकराएं उसके लिए प्रेशर को बहुत हाई रखना पड़ेगा। 2 मेन प्रोसेस हैं, यानी 2 नेसेसरी कंडीशन है, टेम्परेचर को एक्सट्रीमली हाई होना पड़ेगा और प्रेशर को भी बहुत ज़्यादा हाई होना पड़ेगा। ठीक है, याद रखो न्यूक्लियर फ्यूजन कहाँ होता है, सन में होता है और हाइड्रोजन बॉम्ब में होता है। भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नेसेसरी कंडीशन है, इसको ध्यान रखना, प्रेशर एंड टेम्परेचर को बहुत हाई होना है। ठीक है, नाउ अब देखो न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। तो न्यूमेरिकल देखो कैसे आपको मिलेंगे, ये 2024-25 से क्वेश्चन है। देखो मैं आपको इस 15-20 मिनट के अंदर न्यूमेरिकल भी करा रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि भाई आप लोगों को जो है जरूरत है इस चीज़ की। मैं आपको सिर्फ ऐसे नहीं कि थ्योरी पढ़ा के आगे निकल लूंगा। ठीक है, नाउ तो देखो कभी भी आपसे इस जैसे इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आ जाए कि भाई एनर्जी कितनी रिलीज हुई कितनी ऑब्जॉर्ब हुई, कैसे निकालोगे। तो देखो आपको यहाँ पर क्या दिया है, ये इक्वेशन दे रखी है और यहाँ पर हर टर्म का मास दे रखा है आपको। तो आपको पता करना है एनर्जी जो है रिलीज हुई है कि एब्जॉर्ब, तो रिलीज हुई होगी तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और अगर एब्जॉर्ब हुई होगी तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। यही तो होता है कि नहीं होता। और पता कैसे पड़ेगा, अगर पॉजिटिव आई तो एक्सोथर्मिक होगी और अगर निगेटिव आई तो एंडोथर्मिक होगी। यही होता है कि नहीं होता। हाँ सर यही होता है। तो देखो अब आप क्या करोगे, मास दिया है तो मास में रिएक्टेंट का मास माइनस प्रोडक्ट का मास, तो आपने रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट का मास किया। देखो लिखा है ना, हर किसी का मास आपको दे रखा है, हर किसी का मास तो दे रखा है। ठीक है, तो आपने रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट का मास किया, एएमयू में आ गया, मास डिफेक्ट आ गया। अब 931.5 का इंटू कर दिया, भाई ये देखो ये एनर्जी निकल के आ गई। और ये एनर्जी आप देख रहे हो ये क्या है, ये एनर्जी निगेटिव में है, निगेटिव दिख रहा है, निगेटिव मतलब ये एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, लिख दिया। 2025 में पूछा गया। अब इसी प्रकार से ये देखो जरा, कैलकुलेट एनर्जी रिलीज होगी, ये आपको कितनी एनर्जी रिलीज होगी ये बताना है, और कौन सी एनर्जी, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, ये आपको बताना है। तो देखो जरा, हर किसी का मास आपको गिवन है, हर किसी न्यूक्लियस का मास देखो, 1H2 का इतना मास है लिख के दिया, 1H3 का इतना मास है लिख के दिया, या देखो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब देखिए जरा, सबसे पहले रिएक्टेंट का मास माइनस प्रोडक्ट का मास एएमयू में कन्वर्ट, ये इतना आ गया। अब आपने 931.5 का इंटू करके इसको बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। ये प्लस का आ रहा है, प्लस का मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, और रिलीज हो रही है मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, ध्यान रखोगे। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ जाएंगे। अब ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन ही पूछ ले जाएगा, इसमें भी आपसे कहेगा कि बताओ जरा कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, तो हम कैसे इसको बता सकते हैं। तो भाई देखो इसमें कह रहा है कि भाई आपके पास एक मास नंबर ये है 240, इसका मास नंबर है 240। अब 2 फ्रेगमेंट में टूट गया ये, जिनका मास नंबर 120 है। ठीक है, तो 240 ये 2 टुकड़ों में टूटा, 2 टुकड़ों में, हर किसी का मास नंबर 120 है। ठीक है, ठीक, तो आपसे कह रहा है कि जब मास नंबर 240 था तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। तो इसकी टोटल न्यूक्लियस कितनी आएगी, टोटल न्यूक्लियस आएगी मास नंबर का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस से इंटू करके। तो भाई रिएक्टेंट की जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी हो गई, रिएक्टेंट की बिफोर रिएक्शन, ये 1824 हो गई, और प्रोडक्ट की तो इस वाले पार्ट की हो गई, दोनों का इंटू करके 1020, इस वाले पार्ट की दोनों का इंटू करके 1020। तो ये रिएक्टेंट साइड की एनर्जी हो गई, ये प्रोडक्ट साइड की एनर्जी हो गई। तो आप क्या करोगे, प्रोडक्ट की एनर्जी में रिएक्टेंट की एनर्जी घटा दो, क्यू वैल्यू मिल जाएगी, और ये प्लस का आ रहा है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखो, अब ऐसे आपसे ये कुछ एमसीक्यू इनको पढ़ लो, ये आपके काम के हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके काम आ जाएगा। फिजन एंड फ्यूजन में डिफरेंस पढ़ लेना, ये आपके काम आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी सारी बातें आप लोग,
तो इतनी सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको करा दिए 15-20 मिनट में भाई, आपके रिवीजन के लिए यही पॉसिबल हो पाएगा अभी, ठीक है। और इतना आपने पढ़ लिया तो भाई आपका काम हो जाएगा। और अगर आपको बढ़िया से करना है तो डायमंड प्रो सीरीज को आप लोग लगा सकते हो। अब देखो भाई, पेपर से एक दिन पहले ये जो रिवीजन वीडियोस आप लोगों के लिए आ रही हैं, ये जिन बच्चे का कुछ भी नहीं हुआ तो भाई वो एटलीस्ट इनको भी पढ़ लेगा तो आपका काम हो जाएगा, वो उतने में पास हो सकता है अगर वो सारे टॉपिक्स को, सारे चैप्टर्स को ये 15 मिनट रिवीजन सीरीज से ही बढ़िया कर लेता है तो, ठीक है। तो मैं तो भाई आप लोगों से यही कहूंगा कि ऑल द बेस्ट। और मुझे कमेंट सेक्शन बताना कौन कौन सा बैक बेंचर जो है पेपर के ठीक पहले ये वीडियो देख रहा है। कमेंट सेक्शन मुझे बताना कि कौन सा बैक बेंचर पेपर के ठीक पहले ये वीडियो देख रहा है, तो मैं गाइज आप लोग का वेट करूंगा। और सभी बैक बेंचर्स और सभी फ्रंट बेंचर्स को मेरी साइड से बहुत बहुत गुड लक एंड ऑल द बेस्ट टू यू गाइज।